हाँ दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। इससे पहले वाले वीडियो मैंने पूरा पीएच स्केल के बारे में बताने का प्रयास किया था और भी कुछ जानकारी छूट रह गया था, तो उस चीज़ को मैं पूरा दूर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने पूरा वीडियो बताया था, पीएच का खोज किसने किया था ये भी बताया था, नाम किसने दिया, कब दिया गया, सब बताया था। चलिए अभी इस वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से मैं बताना स्टार्ट किया हूँ। देखिए विभिन्न पदार्थों के पीएच मानों की सूची। देखिए नींबू का होता है दोस्तों 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका सिरका सिरका विनेगर यानी इसका होता है 2.4 से 2.9 के बीच होता है। अल्कोहल 2.8 से लेकर 3 तक होता है। ब्लैक कॉफ़ी 5.0 तक होता है। देखिए दूध का हो गया 6.4 से 6.5। लाल का 6.5 होता है। रक्त का 7.4 होता है। समुद्री जल 8.4 होता है। अमोनिया का 10.6 से लेकर 11.6 होता है। अब देखिए दूध का होता है 6.4 से, ये तो मैं बता दिया अभी। अब देखिए यहाँ से कुछ चलने जा रहा, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चलने वाला, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। मैं पूरा डिस्कस भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये, पीएच का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग को मैं बता देना चाहिए, पीएच का जो आविष्कार जो किया गया सोरेनसर के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सोरेनसर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। पीएच का जो खोज किया गया वह आपका 1909 में किया गया था। सोरेनसर के द्वारा 1909 में खोज किया गया और इसे 1912 में मान्यता दिया गया। 1912-1913 में मान्यता दिया गया जब मोसले ने, यानी कि मोनले मेडली पावर्स मोसले ने बनाया था 1911 में पीरियोडिक टेबल। उसके बाद इसका मान्यता दिया गया था। तो आप लोग याद रख सकते हैं पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने। 1912 में इसका मान्यता दिया गया था। अगला देखिए एसिडिक घोल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए याद रखिए, सबसे पहले एसिडिक घोल है तो एसिडिक घोल का जो पीएच मान होता है दोस्तों 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं 7 से कम हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग याद, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अगला, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, ठीक है। और 7 के बराबर होता है आपका शुद्ध जल का भी पीएच मान होता है, ठीक है। और NaCl का भी पीएच मान आपका होता है 7 के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, एंटी एसिड घोल में पीएच मान होता है। तो फिर देखिए एंटी एसिड का सूत्र जानिए। एंटी एसिड का जो सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं एंटी एसिड। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रति अम्ल भी कहते हैं। तो इसका जो पीएच जो मान होता है, इसका जो ध्यान में दीजिएगा, इसका जो पीएच मान होता है वो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो पीएच मान होता है 7 से हमेशा कम होगा, यानी कि 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल आ रहा है ना ये, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्या लिखा है, जब अधिक से अधिक जल की को अम्लों में तनुकृत किया जाता है तो उसकी H+ आयन की सांद्रता क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आ रहा है तनुकृत। क्या आ रहा है दोस्तों? तनुकृत। तो ये तनुकृत होता क्या, देखिए तनुकृत का अर्थ ये होता है जब किसी भी विलयन को अगर अम्लीय या क्षारीय विलयन में डुबाया जाता है, जलीय विलयन को, तो उसमें अगर अम्ल की मात्रा कम होता है, अगर अम्ल की मात्रा कम होता है जल के तुलना में अम्ल की मात्रा कम होता है, तो इस विलयन को हम लोग बोलते हैं तनुकृत, यानी कि तनुकृत होता, ठीक है। इसी घटना को बोलते हैं तनुकरण। इसके कारण इसके आयतन में कमी आता है, इस चीज को याद रखें। इसके आयतन में क्या कमी है। तो ऑप्शन आप मार सकते हैं, इसमें क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान से, जब अधिक से अधिक जल की को अम्लों में तनुकृत किया था तो उसके आयन की सांद्रता क्या होगी, डी आराम से मारिए, कमी होगा। देखिए इससे पहले मैं बताता हूँ, एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है डाइल्यूट एसिड। सांद्र अम्ल में याद रखिएगा अम्ल की या क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है, लेकिन तनुकृत बोलेगा ना तो उसमें कम हो जाता है, डाइल्यूट बोलते हैं इसको, कंसंट्रेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन। अत्यधिक प्रबल अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए अत्यधिक प्रबल अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से कम होगा, हमेशा याद रखिएगा। सबसे अधिक जो पीएच, यानी कि देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों का जो पीएच मान होता है 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। इस आप लोगों को प्रबल अम्ल में आता है। प्रबल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जो किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक शो करता है, ठीक है। प्रबल अम्ल उसे कहते हैं, यानी जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देगा उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल बोलते हैं। अब जो जल में घुलकर H+ आयन की मात्रा को थोड़ा सा कम देगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा यह ज़्यादा होता है, यानी कि इसका पीएच मान 3, 4, 5, 6 तक ले सकते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल का वैल्यू एकदम 0 होगा, 1 होगा, 2 तक लेंगे, ठीक है। तो इसको माइंड में आप लोग रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए अगला देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान देखिएगा शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। शुद्ध जल यानी कि आसमिक जल को भी बोलते हैं, आसमिक जल को भी बोलते हैं,
शुद्ध जल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है। इसका आंसर ये होगा ना, क्योंकि आश्वित जल हो ना उसमें H प्लस आयन नहीं टूटता है, जबकि प्योर जल में यानी कि जो वर्षा जल होता है उसमें H प्लस आयन टूटता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है देखिए, भोजन के बाद लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक होता है लार, या लार को इंग्लिश में लोग बोलते हैं सलाइवा। तो लार जो है दो चीज़ कंसेप्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लार एक होता है यानी खाना खाने के पहले, एक होता है बाद में। तो अगर बाद में बोलेंगे तो इसका पीएच मान जो होगा ना, तो 6 पॉइंट, देखिए सॉरी, एक होता है पहले, अगर पहले की बात किया जाए ना तो 6.8 से लेकर 7.2 के बीच में होगा। लेकिन वही आपका बाद में बोला जाए तो इस देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाद में, अगर बाद में बोला जाए तो 5.8 होगा। तो आपको अकॉर्डिंग जैसे अगर पहले बोल रहा तो 6.8 से लेकर 3.2 होगा, लेकिन बाद बोल रहा तो 5.8, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें शो कर दिए पहले हम। अगला क्या लिखा देखिए, यदि क्षारीय विलयन है, यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस परीक्षण क्या होगा? देखिए आप लोग एक ट्रिक मैं पढ़ाता हूँ, अनिल याद रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक है अनिल, एक लड़का का नाम उसी से याद रखिएगा। आज होता है अम्लीय अम्ल, यानी किसी भी विलयन का यानी अम्ल जो होता है ना वह नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, याद रखिएगा, नीला को लाल में बदलता है। अब भाई क्षार रहेगा ना तो इसका अपोजिट होगा, यानी लाल को नीला में बदलेगा। क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और याद रखिएगा उदासीन विलयन पर लिटमस पत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या हो रहा है, निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल है? तो देखिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, ORGANIC, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड उसे कहते हैं जो आपका वैसे अम्ल जो आपका वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा, ठीक है, यानी जो आपको वनस्पति और आपका ये क्या बोलते हैं जीव जंतु से प्राप्त होता है, जीव जंतु से प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और तो और आप लोग ये भी जान सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में हमेशा ध्यान रखिएगा, लिखने का प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक एसिड में हमेशा कार्बन के कंपाउंड होते हैं, यानी कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं CH3COOH, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन है ना, यानी ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो एसिटिक अम्ल हम जानते हैं खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, तो खट्टे चीज़ आपका किससे प्राप्त हो? वनस्पति से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, चाहे किसी चीज़ को अगर पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं या वनस्पति से या फिर जीव जंतु से, तो उसमें हमेशा कार्बन की मात्रा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए देखिए, और खनिज अम्ल देखिए यहाँ पे मैं डिटेल बता, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये भी बताता। लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? देखिए लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है C3H8O3, ये होता है। तो इसमें देखिए ऑब्वियस बात है कि कार्बन की संख्या है इसमें, तो ये आपका तो होगा नहीं, ये आपका कार्बनिक एसिड होगा। कार्बनिक एसिड का सूत्र होता है HCOO, जिसके बोलते हैं मेथनोइक एसिड बोलते हैं। इसमें देखिए कार्बन की मात्रा है, बात है टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, तो ये भी तो आपका कार्बनिक अम्ल होगा। अब बात है खनिज अम्ल, तो खनिज अम्ल को अकार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं, जो आपका जमीन के अंदर यानी कि खनिज के रूप में उपस्थित होते करते हैं। इसमें आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार सकते हैं, यानी इसका सूत्र होता है HCl। ठीक है, और HCl को हम लोग हाइड्रा एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे, और क्या लिख रहा है देखिए, क्या हो रहा है, दिए गए में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? तो आप लोग को मैंने इससे पहले कार्बनिक अम्ल बता दिया, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, कार्बनिक अम्ल के यहाँ पे मैं अकार्बनिक अम्ल बताता हूँ। तो देखिए अकार्बनिक अम्ल सबसे पहले जानिए क्या होता है। अकार्बनिक अम्ल उससे कहते हैं जो आपका खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जो आपका मिनरल के रूप में प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग को राजा कहते हैं, या फिर HNO3 ले सकते हैं, ये तीनों को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और ये सब आपका खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, क्या बोला, निम्न में कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है? तो कार्बनिक अम्ल देखिए सिट्रिक एसिड भी होगा, क्यों होगा मैंने बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, और लैक्टिक एसिड होगा, यानी कि बहुत A and C होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या लिख रहा, दिए गए अम्लों में से कौन सा एक मेदबज्जू रोगों के उपचार का प्रयोग होता है? तो इसमें हमेशा याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा दोस्त होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका सामान्य सूत्र होता है C3H8O6 होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, दिए गए में कौन सा हाइड्रा एसिड है? तो हाइड्रा एसिड होता क्या, देखिए हाइड्रा एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ एक कोई भी आपका यानी कि कोई भी आपका क्या बोलते हैं ये हाइड्रोजन के साथ साथ आपका कोई भी एक आप, हाँ दोस्तों याद रखिएगा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे कहते हैं जिसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ साथ आपका एक हैलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अगर जुड़ा होता है हैलोजन ग्रुप का, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो एसिड। याद रखिएगा, हैलोजन ग्रुप अगर जुटा होगा आपका ये क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के साथ ना, तो उसे बोलते हैं आपका हैलोजन ग्रुप, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रा बोलते हैं एसिड। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि HCl लेते हैं, या फिर H क्लोरीन फ्लोरीन, फिर HBr लेते हैं, या फिर HCl लेते हैं, साइनाइड बोलते हैं, फिर HI, तो ये सब सभी को बोलते हैं हाइड्रो एसिड बोलते हैं। याद कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन के साथ आपका कोई भी अगर हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट्स जुड़ा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो एसिड। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या HCl बोल रहा, तो अब इसलिए इसमें मार सकते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखिए यहाँ पे H3PO4 है, ये सब क्या होगा, तो देखिए याद रखिए H3PO4 है, H2SO4 या HNO3 है ना, इसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सी एसिड। अब आता क्वेश्चन कि ऑक्सी एसिड क्यों कहेंगे, एक मिनट इसके बाद क्वेश्चन होगा मैं बता दूंगा, अगर होगा तो नहीं बता दूंगा, एक देखता हूँ। देखिए ऑक्सी एसिड होता क्या, ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऑक्सी एसिड का अर्थ आपका ये होता है ना, वैसे एसिड को कहते हैं जिसमें ऑक्सी एसिड, वैसे एसिड को कहते हैं जिसमें आपका कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन के एलिमेंट भी हो। ठीक है, ऑक्सीजन के एलिमेंट भी हो, और बीच में कोई भी एलिमेंट्स अगर अलग रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सी एसिड। सॉरी, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, ऑक्सी एसिड उसे कहते हैं एसिड जिसमें आपका हाइड्रोजन के साथ साथ यानी कि इस ऑक्सीजन रहेगा, और बीच में आपका कोई भी एक अलग एलिमेंट रहेगा तो उससे बोलेंगे ऑक्सी एसिड। यानी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उससे बोलेंगे ऑक्सी एसिड, इसमें कार्बन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं H2SO4, H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट भी है और ऑक्सीजन एलिमेंट भी है, लेकिन बीच में कौन जोड़ रहा है, सल्फर, इसी के साथ आप HNO3 भी देख सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बीच में नाइट्रोजन जुड़ रहा है, उसमें H3PO4 भी आप लोग दे सकते हैं। ये सभी एलिमेंट्स को हम लोग बोले ऑक्सी एसिड। इसका आंसर आप लोग हाइड्रो एसिड में बता दिया था, HCl होगा। यहाँ बात करें, ये कहाँ गया क्वेश्चन, वो एक मिनट मेरे रज्जू ये भी हो गया। देखिए आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूँ, हाइड्रो एसिड बता दिया हूँ, प्रबल अम्ल कहाँ गया वो। ठीक है दोस्तों, तो मैं वो उसका भी आंसर बता ही दिया था, हाइड्रो एसिड बता दिया, सब बता हाइड्रो एसिड है, कौन सा हाइड्रो एसिड मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, एक प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुलकर H+ आयन देता है, इसे कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है, और जो पानी में घुलकर OH की आयन का सांद्रता को देगा उसे बोलेंगे प्रबल क्षारक। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपका जैक में आ सकता है, वो सभी को डिस्कस किया गया है, जो मैंने बताया उसे ही किया गया है। देखिए वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 लिख सकते हैं, 7 के बराबर। यदि कोई भी लाल लिटमस को नीला का, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक, क्योंकि क्या कर रहा है, क्षारीय हो रहा। तो प्रकृति के आधार पर आप लोग जान सकते हैं। देखिए पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा और बताने जाता हूँ क्यों पाया था। देखिए सबसे पहले देखिए पेट के बारे में बता देता हूँ। देखिए ध्यान से थोड़ा सा मैं पूरा डिस्कशन कर देता हूँ ताकि आप लोग रट्टा ना मारना पड़े। देखिए देखिए कहाँ पाया था, सबसे पहले ये देखिए हमारे दोस्तों, ये हमारा माउथ है ये, जिसमें बकल कैविटी पाया था। ठीक है, एक कपल है ये। तो यहाँ पे जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय पास ही हमारा HCl पाया था। तो ये HCl क्या होता है, जैसे ही हमारे पेट में जाता है तो ये H+Cl- में टूट जाता है, और एक हाइड्रो एसिड है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, पेट में जितने जीवाणु है उसको ये किल कर देता है, उसके साथ भोजन को क्षारीय से अम्लीय कर देता है। इसी के कारण हमारे पेट में भोजन सड़ता और गलता नहीं है। तो याद रखिएगा, सड़ने और गलने से हम लोग को ये बचाता है HCl। ठीक है, चलिए और बता देता हूँ। शुद्ध जल का पीएच मान तो बता दिया था, और हमारा जो बॉडी होता है, जो पीएच होता है 7.0 से लेके 7.8 के बीच में कार्य करता है। और याद रखिएगा ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ये सब इंपॉर्टेंट है। पेट बता दिया। मधुमक्खी के डांग काटने में कौन सा होता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया था। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। देखिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड सबसे पहले ये जाने किसमें पाया था, लैक्टिक एसिड उसमें पाया था जो आपका खट्टा पदार्थ होता है प्लस जो दूध से बना चीज़ होता है, उसमें पाया था लैक्टिक एसिड। चाहे खट्टा दूध बोले या दही बोले, इस सब में आपका लैक्टिक एसिड पाया था। और इसका सूत्र याद रखिएगा, होता है लैक्टिक एसिड का C2H4O लिख दिएगा, फिर HCOOH, यानी ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सबसे पहले याद रखिएगा, एसिटिक तो सी से सिरका लग दे। देखिए एसिटिक लिखते हैं ना दोस्तों, तो एसी सी से याद रखिए सिरका में पाया था। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है रट्टा मारने में, इसलिए तो इससे विनेगर भी बोलते हैं, और यह सिरका में पाया था। इसका सामान्य सूत्र एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा CH3COOH होता है, इसे एथनोइक अम्ल भी कहते हैं।
ठीक है। फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। इसका सूत्र होता है दोस्तों HCOOH होता है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होता है OH। ठीक है, चलिए सिट्रिक एसिड बताता हूँ। सिट्रिक एसिड आपका साइट्रस लाइक फ्रूट, यानी कि जो आपका खट्टा होता है, यानी कि जो जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, यानी जो खट्टा होता है उसमें पाया था सिट्रिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र होता है C3H8O7। ठीक है। अब आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपका उसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक यानी होता है जैसे टमाटर में पाया जाता है, ये अमरूद वगैरह में, अमरूद में तो मौलिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, होता क्या है, एक ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड डिफरेंस समझिए। ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड में, तो ऑक्जेलिक एसिड आपका जैसे टमाटर हो गया, ठीक है, टमाटर में पाया जाएगा। लेकिन आपका सिट्रिक एसिड जो होता है पूरे खट्टेपन वाला में पाया जाता है। जैसे हो गया आपका, मान लो अगर आपसे बोलते हैं ना कि कच्चा आम है, तो कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कच्चा आम खट्टापन होता ज़्यादा ना, तो सिट्रिक एसिड पाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड हम लोग को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है। तो ये कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे बॉडी में पथरी बन जाता है, जिसे स्टोन कहते हैं, ये बन जाता है। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों C2H2O4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लैक्टिक एसिड बारे में बता दिए, मौलिक एसिड बारे में, यानी सावर एप्पल, सावर ग्रेप्स, यानी जो मौलिक एसिड उसे कहते हैं जो खट्टापन थोड़ा मोड़ा होता है। जैसे आपका ग्रेप्स हो गया या फिर एप्पल हो गया, मौलिक एसिड पाया जाता है इसमें। ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड उसे कहते हैं जो एकदम पूरापन खट्टापन होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। ठीक है, जैसे ग्रेप्स हो गया, ये पाइन एप्पल हो गया, ठीक है, ये इमली हो गया, उसे बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही था। और देखिए इसमें मैंने बताने का प्रयास किया अम्लों के प्रकार, जो इससे पहले मैंने समझाने का प्रयास किया वो देखिएगा यहाँ पे। अम्लों के प्रकार देखिए ध्यान से थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ एसिड देखिए सूत्रों के आधार पर देखो। एक होता है कार्बनिक एसिड, तो कार्बनिक अकार्बनिक हो गया। फिर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पर हो गया ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल, मैंने समझाने दिया। और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है जलीय विलयन अम्ल की मात्रा का, एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है डाइल्यूट अम्ल यानी तनु अम्ल। इतना बताने का प्रयास किया हूँ, देख सकते हैं मैंने आज ही क्लास लिया हूँ। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अगर हो सके तो मैं इसको ही समझा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अम्ल उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, यानी जिसका स्वाद खट्टा होता है, उसके साथ साथ जो जल में घुलकर H+ आयन की सांद्रता को देता है उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका स्रोत के आधार पर मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ। कार्बनिक अम्ल इससे पहले मैंने बता दिया हूँ, कार्बनिक अम्ल उसे कहते हैं जो आपका वनस्पति से या फिर जीव जंतु से प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला आता है अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जो होता है आपका खनिज में पाया जाता है, मिनरल्स में, और इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इससे पहले बताया, प्रयास पूरा किया होता। चलिए दोस्तों, इतना खत्म।